नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं बीएससी बीएड से रिलेटेड सभी कक्षाओं से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके यूनिट वाइज हम क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो आज इस श्रृंखला में हम बात कर रहे होंगे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के लिए। अब लगातार किसी के मैसेज आ रहे हैं, किसी का कॉल आ रहा है कि सर हमारी यूनिट डालो हमारी। तो थोड़ा सा ये है कि एक तो सिस्टम स्टार्ट किया है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है कई बार। तो फर्स्ट जो पेपर है, मेरी अभी ये कोशिश है कि फर्स्ट पेपर जो है आप लोगों के सभी क्लासेज के वो सबसे पहले डाल दिए जाए, ताकि आप लोगों के बीच में जो टाइम मिलेगा उस टाइम में आप लोग कवर कर पाओ। फिर तो सेकंड जो पेपर रहेंगे वो लगातार आप लोगों के टाइम पे आते जाएंगे, और इसकी भी टेंशन मत लीजिए। आपके पेपर से पहले सभी यूनिट के पर्सन आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए और लगन लग करके आप लोग अपने पेपर को तैयार कीजिए अच्छे से। हमारी कोशिश ये है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आप लोगों के सामने, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार के लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ पर्सन बना के यूनिट के अकॉर्डिंग, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं आप लोगों को। तो जो फिजिक्स का पार्ट है वो मैं लगातार पर यूनिट के अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। इसके अलावा बोटनी है, जूलॉजी है, अन्य सब्जेक्ट जो हैं उनके, तो उनका ये किया है कि मॉडल पेपर डाल रहे हैं डायरेक्ट। क्योंकि आप ही लोगों को पता है मैं अकेला सब कुछ सारे सब्जेक्ट के यूनिट वाइज नहीं डाल पाऊंगा, और ना ही भाई मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, आप लोगों को पता होगा बोटनी या जूलॉजी। जो भी हमारे स्टाफ मेंबर हैं उनकी हेल्प से हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं आप लोगों को। तो आप इस चीज़ का फायदा उठाइए और अच्छे से मेहनत कीजिए। फिजिक्स के जो है वो इसी क्रम में जारी रहेंगे आप लोगों के, मैं यूनिट के अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं अंतिम जब आप लोगों का पेपर रहेगा, जैसे पेपर है उससे 1 या 2 दिन पहले आप लोगों के सामने एक बार फिर से मॉडल पेपर के रूप में डालूं। लेकिन अगर वो नहीं डाल पाए फिर भी मैं आप लोगों को यूनिट के अकॉर्डिंग जो सी सेक्शन के क्वेश्चन है स्पेशली उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं। तो 5 से 6 क्वेश्चन में डालता हूं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं 4 या 5 क्वेश्चन वो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। यकीन मानिए उनमें से आप लोगों को तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर सी सेक्शन के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से मिल जाते हैं तो फिर बाकी काम हो जाएगा आसानी से, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह है वो कोई 1 2 या नई भी बनती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अकॉर्डिंग उसके लिख दोगे। तो चलिए मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट अब आता हूं। आज हम बात कर रहे होंगे बीएससी बीएड सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर की, और अब यही रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट पेपर मिलेंगे। फर्स्ट पेपर की जो यूनिट है, जैसे फर्स्ट पेपर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट का मिलना है तो मॉडल पेपर आप लोगों का सबसे पहले फर्स्ट का डालेंगे, ताकि आप लोग अपना फर्स्ट पेपर तैयार रखें। और फिजिक्स की भी मेरी ये कोशिश है अब कि आपकी जो यूनिट के अकॉर्डिंग हम पर्सन डाल रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग डालेंगे, फर्स्ट पेपर के ही डालेंगे पहले, ताकि आप लोग वो कवर कर लो, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैंने पहले भी बताया था कि यूनिट ये नहीं कि मैं पहली यूनिट पहले ही डालूं। जो इजी यूनिट है जिसमें से डायरेक्ट आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन फिक्स है, वो यूनिट में पहले डालने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग वो अच्छे से तैयार कर लो। जो इजी यूनिट है 3 से 4, वो 3 यूनिट वो अच्छे से तैयार कर लो बस। बाकी बची 2 यूनिट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लेंगे, वो तैयार कर लेंगे। आप लोगों का बहुत अच्छे से काम इससे बन जाएगा। तो आप लोग लगे रहिए, आप लोगों की इस हेल्प के लिए हम आप लगातार आप लोगों के साथ जुड़ते रहे हैं, और लगातार आप लोग जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो मिलते चले जाएंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। आप लोगों के पास जो मैटर है वो अच्छे से कलेक्ट रखिए। अगर कुछ नहीं है तो हम भी कोशिश कर रहे होंगे कि आप लोगों को किसी प्रकार से अवेलेबल करवा पाए। जो दिक्कत आ रही है वो आप लोग अपने किसी भी माध्यम से, जिस माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं वो पहुंचाते रहिए। आप लोगों के रिव्यू हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, हम उन चीज़ों के अकॉर्डिंग सुधार करते हुए चलेंगे। चलिए हम आते हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट बीएससी बीएड सेकंड ईयर ए सेक्शन के जो है उनकी मैं कोशिश करूंगा थोड़े बहुत जो लॉजिकल आंसर है मैं उनको बताने की। भाई डायरेक्ट परिभाषा है वो तो आप लोगों को याद ही करनी है, फिर मैं बोल के उसको बार बार बोल के आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। कोई फॉर्मूला है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन है या कुछ है, वो थोड़ी थोड़ी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बी या सी सेक्शन के आप लोगों को बताइए, आप लोगों को डायरेक्ट तैयार करने हैं। अब हम लगातार बस इस चीज में आप लोगों से सिर्फ क्वेश्चन के साथ जुड़ रहे होंगे। चलिए, बीएससी बीएड सेकंड ईयर का पेपर फर्स्ट है उसकी हम बात करेंगे, और आज हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 की। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी जब आप लोगों को ये वीडियो मिले तो 4 नंबर और 5 नंबर यूनिट जो दोनों हैं वो या तो एक ही साथ मिल जाए या एक दिन के इंटरवल में मिल जाए। मैं जैसे पहले दिन चौथी यूनिट मिल जाए तो पांचवें दिन, ये दोनों यूनिट जो है वो एक दूसरे से रिलेट है। पहली चौथी यूनिट और पांचवी यूनिट जो चुंबक से रिलेटेड, चुंबकीय से मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो पार्ट है उससे रिलेटेड है। तो दोनों लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें ए सेक्शन की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोरेंज बल क्या है।
लोरेंज बल की डेफिनेशन यहां से पूछी है। तो लोरेंज बल आप लोगों को पता है कि बल F बराबर जो होता है F बराबर Q V क्रॉस B, V क्रॉस B, ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, लोरेंज बल का होता है। तो आप लोग लैंग्वेज में इसको लिखना, लास्ट में इसके नीचे क्या लिख देना है आप लोगों को, ये फॉर्मूला लिख देना है। और वेक्टर के साइन आप लोगों को पता ही होते हैं, इनमें से आएंगे क्यों पर आएगा नहीं। तो लोरेंज बल में आपका काम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, एम्पियर नियम क्या है। तो एम्पियर नियम आप लोगों को ये कि किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होता है, देखो एक छोटी सी चीज मैं यहां से बता देता हूं, चार्ज जो होता है, चार्ज जो होगा वो, अगर चार्ज स्थिर है, भी मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है तो पॉजिटिव का मतलब नहीं, यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज होना चाहिए। अगर स्थिर अवस्था में होता है चार्ज तो वो केवल और केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चार्ज जो रहेगा, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, दोनों चार्ज अगर हैं और गतिशील है, चार्ज अगर मूवमेंट में है, गतिशील अवस्था में है, तो गतिशील में भी इसके दो पार्ट बनते हैं। गतिशील का मतलब एक तो स्थिर गति से गतिशील रहेगा, मतलब इसका वेग निश्चित होता है, और एक रहेगा अस्थिर, मतलब त्वरित गति होगी। त्वरित का मतलब मंदित भी हो सकती है, जैसे त्वरण पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगी और नेगेटिव है तो डिक्रीज हो रहा होगा। अगर स्थिर अवस्था में है, मतलब गतिशील अवस्था में है, और स्थिर से मतलब कांस्टेंट वेग से अगर गतिशील है, तो ये विद्युत क्षेत्र, तो क्योंकि चार्ज होगा तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और प्लस इसके साथ क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और अगर त्वरित गति से है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो दोनों होंगे ही होंगे, और प्लस में इसके साथ क्या आ जाएगा, EMW। ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होगी। तो चार्ज अगर स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिशील है और स्थिर गतिशील है, मतलब कांस्टेंट वेग से गतिशील है, तो क्या हो जाएगा, वो त्वरित नहीं है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर रहा होगा, और अगर त्वरित गति से गतिशील है तो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा इन दोनों के साथ। तो यहां तीन चीज हो जाएंगी फिर। तो एम्पीयर नियम में क्या होता है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो उससे रिलेटेड चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र के लिए रेखा समाकलन का जो मान होता है, रेखा समाकलन होता है B.dl, और यहां आता है B.dl। रेखा समाकलन के लिए इसका मान जो होता है वो आ जाएगा म्यू और समेशन आई, टोटल धारा उसमें लिखी जाती है। ये एम्पीयर नियम है। आपको इसको लैंग्वेज में लिखना है कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र के साथ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उससे रिलेटेड जो रेखा समाकलन का मान होता है वो म्यू इंटू समेशन आई, कुल धारा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर में होता है। ये एम्पीयर का नियम है। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है कि प्रवाहित चालक तार पर कार्यरत बल का मान पूछा है। चालक तार में जब धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उससे रिलेटेड क्या पूछा जाएगा, बल का मान पूछा गया है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, F बराबर ये होता है B I और L। ठीक है, L लेंथ आ जाएगी, यानी आपकी लंबाई, I धारा का मान होगा, B चुंबकीय क्षेत्र का मान होता ही है हमारे पास। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो चालक तार पर कार्यरत बल का मान आएगा वो हमें मिल जाएगा। तो ये तीन क्वेश्चन लगभग हैं किससे रिलेटेड, ए सेक्शन से रिलेटेड। तीनों मैंने बता दी है, आप लोग इनको साथ के साथ लिखते जाना। आप लोगों के पास आंसर होगा, नहीं है तो मैंने जो बताया वो लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी पार्ट में जो है दो क्वेश्चन इसमें रखे हैं। एक तो है बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र और एम्पीयर नियम जो ऊपर बताए हैं, इसका अवकलन और समाकलन रूप पूछा है। वैसे आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर में मैक्सवेल की जो चारों समीकरण होती है उसमें 2 नंबर और 4 नंबर समीकरण यही होती है। तो बी चुंबकीय क्षेत्र और एम्पीयर नियम, इन दोनों का आप लोगों को क्या बताना है। देखो यहां मैंने अभी लिखा था, क्या लिखा था एम्पीयर नियम में, रेखा समाकलन के लिए B.dl बराबर कितना आ जाएगा, म्यू और समेशन और आई। देखो ये समाकलन के रूप में हमारे पास यहाँ है। इस धारा को क्या कर देना है आप लोग, उसमें इंटीग्रेशन में चेंज कर लेना है, धारा जो आएगी। तो J बराबर कितना होता है, धारा घनत्व कितना होता है, I/A, एकांक क्षेत्रफल से पास होने वाली धारा का मान धारा घनत्व के रूप में आ जाएगा। यहां से I की वैल्यू निकालोगे तो I का जो मान आएगा वो, इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा,
J.DA या DS आप लोग जो भी लिखना चाहो इसको लिख सकते हो, ये एरिया के रूप में रहेगा। ये वैल्यू यहां पर रख दोगे, समाकलन फॉर्म आ जाएगी, और इसको आप लोग जो पहली यूनिट आप लोगों की थी उसको, ये क्या है, क्षेत्र समाकलन, आयतन समाकलन, और इनमें चेंज करके जब लिखोगे तो वो किसमें आ जाएगा, डाइवर्जेंट फॉर्म या करल फॉर्म, जिसमें चेंज करोगे आप लोग वहां से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इसका अवकलन रूप मिल जाएगा। आप लोग इसको डेरिवेशन करना, मैंने थोड़ा सा इसमें बता दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र में संबंध बताना है आप लोगों को, दोनों की परिभाषा लिखनी है और डायरेक्ट इसमें रिलेशन, इसमें ज्यादा कुछ आप लोगों को नहीं समझाने वाला कुछ नहीं है इसमें, आप लोग इसको कर लेना। सी पार्ट इसमें है, तो सी पार्ट में देखो सीआरओ की व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन आप लोगों को इस यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। सीआरओ लगातार पूछा जाता है, जिस भी एग्जाम में ये यूनिट है उसमें ये सीआरओ के बारे में लगातार पूछा जाता है। तो सीआरओ इसका स्ट्रक्चर जो है वो भी करना है, क्रियाविधि कैसे है इसकी, और आउटपुट के रूप में जो भी चीजें हैं वहां से इस चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वेग सिलेक्टर क्या है, ठीक है। जब वेग सिलेक्टर, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा जैसे का जैसा, जब लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में किसी पार्टिकल को प्रवेश करवाया जाता है उसके रूप में इस चीज को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है, इसमें आप लोगों को पूरा करना है, पूरा का पूरा डेरिवेशन। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन तो इसमें जरूर करना है, 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन। वेग सिलेक्टर और सीआरओ मान के चलिए इस यूनिट में लगातार पूछे जाते हैं आप लोगों के पास। तो बस यही थी आपकी यूनिट नंबर जो 4 है, और इस 4 को तैयार कीजिए, और मेरी कोशिश है इसी के साथ आप लोगों को 5वीं यूनिट मिल जाए, या इसके जस्ट बाद आप लोगों को नेक्स्ट डे ही मिल जाएगी। तो आसान यूनिट है, आराम से आप लोग इसमें से पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। तो मैंने कोशिश भी की है, ज्यादा ही बताया कुछ ना कुछ, इसमें लगभग सारी चीजें आप लोगों को इसमें मैंने बता दी है। जो सी सेक्शन के क्वेश्चन है वो आप लोगों को कवर करना ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ बहुत जल्दी, तब तक आप लोग इन को कवर कीजिए, और जो भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है वो आप लोगों को आराम से नोट्स में मिल जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिटो आप लोगों की बुक से उठाए गए हैं, और ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चन पर बढ़िया से मेहनत कीजिए, अलग से इन क्वेश्चन को लिख लीजिए, आंसर अगर हो आप लोग तो लिखने की भी कोशिश कीजिए इनके साथ साथ। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद, थैंक यू।